वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। सोशियोलॉजिकल थिंकर के सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं आंद्रे बेते के बारे में। आंद्रे बेते हमारे इंडियन सोशियोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट नाम है। हम जब कास्ट सिस्टम को स्टडी करते हैं, कास्ट सिस्टम में हमें बहुत जगहों पर आंद्रे बेते का नाम मिलता है। साथ ही साथ जब हम एग्रीरियन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर के लिए स्ट्रक्चर जब हम स्टडी करते हैं, वहाँ पर भी हम आंद्रे बेते का नाम देखते हैं। आज के इस क्लास में आंद्रे बेते के कॉन्सेप्ट को ही हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे होंगे। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे है आंद्रे बेते और राइट हैंड साइड पर है एपीजे अब्दुल कलाम। 2005 में आंद्रे बेते को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। इससे आप लोगों को अंदाज़ा लग सकता है कि आंद्रे बेते का कंट्रीब्यूशन इंडियन सोशियोलॉजी में कितना इम्पोर्टेंट था। खास करके उन्होंने कास्ट सिस्टम के ऊपर जिस तरीके का रिसर्च किया है, वहाँ पर उनको जिस तरीके का फाइंडिंग्स मिली थी, इसके वजह से वो बहुत ही पॉपुलर है इंडिया में। आज के इस क्लास में आंद्रे बेते ने कास्ट सिस्टम के बारे में क्या कहा था, ये डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे कास्ट, क्लास एंड पावर का कॉन्सेप्ट और एग्रीरियन स्ट्रक्चर इन इंडिया का कॉन्सेप्ट। आज का ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपने अभी तक मेरे क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट्स हैं। आप लोग अपने पसंद के हिसाब से प्लेलिस्ट चूज़ करके स्टडी कर सकते हो। आपको चीज़ें ढूंढने में आसानी होगी। तो चलिए आज का ये जो सेशन है ये हम शुरू करते हैं। आंद्रे बेते एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है। इनका जन्म हुआ था चंदनागोर एक जगह पर 1934 में। वो जो जगह थी वो फ्रेंच रूल के अंडर में थी। उनके जो पिताजी है वो एक फ्रेंच थे और उनके माताजी एक इंडियन बंगाली थी। इस वजह से उनका जो लालन पालन हुआ था वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से हुआ था। वहाँ पर वो अलग तरीके का कल्चर के बीच में वो पले बड़े थे। इसका इन्फ्लुएंस भी हम उनके कामों में देखते हैं। साथ ही साथ उनका जो माइंड सेट है वो भी उसी तरीके से डेवलप हुआ था। अब ये इन्होंने जो सोशियोलॉजी का स्टडी किया था, वहाँ पर उन्होंने अपना पीएचडी कंप्लीट की थी एमएन श्रीनिवास के अंडर में। एमएन श्रीनिवास के बारे में हम सभी जानते हैं। उनका जो संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये बहुत पॉपुलर है। और इंडिया में जब फील्ड व्यू की हम बात करते हैं, इसके लिए सबसे आगे जिसका नाम आता है वो है एमएन श्रीनिवास। इन्होंने बुक व्यू को नकार दिया था और फील्ड व्यू को अपनाया था। अब आंद्रे बेते एमएन श्रीनिवास के स्टूडेंट थे, इस वजह से उनके काम में भी हम फील्ड व्यू का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा देखते हैं। उन्होंने अपना जो मेजर फील्ड वर्क किया था श्रीपुरम विलेज में, वहाँ पर भी हम फील्ड वर्क देखते हैं और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हमारी इंडियन सोशियोलॉजी के लिए। आंद्रे बेते ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन दी है। इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। ये दो यूनिवर्सिटी बहुत इम्पोर्टेंट है जहाँ पर इन्होंने अपनी शिक्षा दान की थी। इनको पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया था 2005 में। इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है कास्ट, क्लास एंड पावर का। आंद्रे बेते मैक्स वेबर से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। मैक्स वेबर का जो ट्रिनिटेरियन मॉडल था, या फिर जिसको हम ट्रिपार्टाइल मॉडल कहते हैं, उससे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। अब ये मॉडल बेसिकली है क्या? हम जब कार्ल मार्क्स की बात करते हैं, कार्ल मार्क्स हमारी सोसाइटी को देखने के सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते हैं। उन्होंने सिर्फ इकोनॉमी से ही सारी चीज़ों को देखने की कोशिश की थी। लेकिन मैक्स वेबर ने कास्ट, स्टेटस और पार्टी, ये तीनों को एक साथ जोड़कर सोसाइटी को देखा था। खासकर सोसाइटी में जो स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा था उस टाइम पीरियड पर, क्लास का जो स्ट्रेटिफिकेशन था उसको देखने के लिए उन्होंने तीन चीज़ों का यूज़ किया था: क्लास, स्टेटस और पार्टी। यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, ये कास्ट नहीं होगा, ये होगा क्लास, स्टेटस और पार्टी। यहाँ पर मैक्स वेबर के ट्रिनिटेरियन मॉडल से ही इन्फ्लुएंस्ड होके
आंद्रे बेते ने इंडिया में इसी मॉडल को इम्प्लीमेंट किया था। उन्होंने कास्ट सिस्टम को, खासकर इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए, कास्ट सिस्टम को पढ़ने के लिए उन्होंने ये ट्रिपर्टाइल मॉडल का यूज किया था, जहां पर उन्होंने कास्ट, क्लास और पावर की बात की थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि आंद्रे बेते इंडिया में जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है इसको वो एनालाइज करते हैं। यहाँ पर इंडियन सोसाइटी का जो कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का सिस्टम है इसको वो कास्ट, क्लास और पावर के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। आज के क्लास में इसी चीज के ऊपर हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं। अब यहाँ पर मैंने एक चार्ट तैयार करने की कोशिश की है। अगर आप लोग ये सिर्फ चार्ट भी समझ जाओगे तो आपको आंद्रे बेते के रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें पता चल जाएगी। खासकर अगर आप लोग MCQ बेस्ड एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये अगर चार्ट आप लोगों को याद हो गया तो आपका बहुत सारे आंसर्स हो जाएंगे। अब इस चार्ट में बेसिकली है क्या, आंद्रे बेते का मेजर वर्क कौन सा है, यानी कि उनका कौन सा वो बुक है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। उनका मेजर वर्क है कास्ट, क्लास एंड पावर, चेंजिंग पैटर्न ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन ए तेंजोर विलेज 1965। अब ये जो काम था उन्होंने श्रीपुरम विलेज में किया था, जो तेंजोर डिस्ट्रिक्ट में है तमिलनाडु में। वहाँ पर उन्होंने अपना फील्ड वर्क किया था। फील्ड वर्क करके उन्होंने ये बुक लिखी थी जिसका नाम है कास्ट, क्लास एंड पावर, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इस वजह से इसको ज़रा रट लीजिएगा, अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। कास्ट, क्लास एंड पावर का वर्ड अगर किसी के साथ रिलेट होगा वो होगा आंद्रे बेते के साथ। उनका जो पर्सपेक्टिव था वो था वेबरियन ट्रिनिटेरियन पर्सपेक्टिव, जहाँ पर उन्होंने वेबर का ट्रिनिटेरियन जो मॉडल है उसको इंडिया में इम्प्लीमेंट किया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि वेबर का ट्रिनिटेरियन मॉडल को इंडिया में किसने अप्लाई किया था। इसको अप्लाई किया था आंद्रे बेते ने। उनका जो व्यू था वो था मल्टी डायमेंशनल व्यू। वो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे। हम जहाँ पर ज़्यादातर थिंकर्स की, अगर हम खास करके घुरे और लुई दोमो की बात करें तो वो लोग कास्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, लेकिन ये जो आंद्रे बेते हैं वो मल्टी डायमेंशनल व्यू देखते हैं सोसाइटी का। यहाँ पर वो कास्ट, क्लास, पावर ये तीनों को मिक्सअप करके सोसाइटी को समझते थे। साथ ही साथ उन्होंने किनशिप का भी इम्पोर्टेंस के बारे में बात की थी। इनका जो फील्ड वर्क है वो है श्रीपुरम विलेज में। ये नाम ज़रूर याद रख लीजिएगा, खासकर UGC नेट के जो भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। जो भी फील्ड वर्क है अलग अलग थिंकर का, इनका एक लिस्ट ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि इस लिस्ट से आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। अब आंद्रे बेते का जो फील्ड वर्क है वो है श्रीपुरम विलेज में। श्रीपुरम विलेज में उन्होंने फील्ड वर्क किया था। यहाँ पर जो कास्ट सिस्टम है उसके ऊपर उन्होंने स्टडी किया था। अब इनका जो फील्ड वर्क है इन्होंने अपने ज़्यादातर जो राइटिंग्स है वो श्रीपुरम विलेज के ऊपर डिपेंड कर कर ही लिखी थी। कास्ट, क्लास एंड पावर बुक में उन्होंने जो भी कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी, कास्ट सिस्टम के रिलेटेड जो भी बातें की थी वो श्रीपुरम विलेज से ही रिलेटेड है। इस वजह से इनको इसी ग्राउंड में क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि उन्होंने सिर्फ एक ही विलेज को स्टडी करके होल इंडिया के लिए जनरलाइज कर दिया था, यानी कि होल इंडिया के बारे में वो बात कर रहे हैं सिर्फ एक विलेज को स्टडी करके। इसके वजह से उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। अब उन्होंने इस विलेज में काम किया था और ये इतना पॉपुलर क्यों है, यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे फीचर्स देखी थी इस श्रीपुरम विलेज में। यहाँ पर उन्होंने देखा था कि जो रिचुअल स्टेटस है, हम जहाँ पर कास्ट स्टेटस की बात करते हैं जिसको हम रिचुअल स्टेटस भी कहते हैं, सिर्फ यही एक चीज़ नहीं है जो हमारे स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप को डिटरमाइन करती है, यानी कि सोसाइटी में हमारा कौन सा पोजीशन होगा ये हमारा रिचुअल स्टेटस डिसाइड नहीं करती है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे स्ट्रक्चर में, किसी भी सोसाइटी के स्ट्रक्चर में किसी भी इंसान का पोजीशन तय करेगा। उन्होंने कहा है कि कास्ट के साथ साथ पावर और क्लास ये दोनों भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इन तीनों को मिला के, कास्ट, क्लास और पावर ये तीनों को मिला के ही हम एक इंसान का पोजीशन पता कर सकते हैं एक सोसाइटी में। इन्होंने कहा था कि जो विलेजेस है वो बाकी के
अलग जो सोसाइटी है इनके आसपास, विलेजेस के जो आसपास के सोसाइटी है उनके साथ इंटीग्रेटेड होती है। इनका जो व्यू था वो था सिस्टेमिक व्यू। यहाँ पर सिस्टेमेटिक तरीके से एक गांव दूसरे गांव के साथ रिलेटेड रहता है और इसके वजह से एक गांव के लोग दूसरे गांव के चीज़ों के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, शहर से भी इन्फ्लुएंस्ड होती है। उन्होंने देखा था कि श्रीपुरम विलेजेस में जो भी लोग रह रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस देखी जा रही थी। जो पुराने ज़माने जिस तरीके से कास्ट सिस्टम चल रहा था, वहाँ पर उन्होंने जिस टाइम पीरियड पे स्टडी की थी 1960s के आसपास, उस टाइम पीरियड पे उन्होंने देखा था कि वहाँ पर जो लोग थे उनके बीच में स्ट्रक्चरल बदलाव आ रही है। जो अपर कास्ट के जो लोग हैं वो उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं रह रहे हैं, साथ ही साथ जो निचले वर्ग के लोग हैं वो भी धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। इनके उन्होंने बहुत सारे और भी कारण बताए थे। यहाँ पर ये जो फीचर्स है ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है और एग्जाम में इनको आप लोगों को ज़रूर कोट करना है और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर श्रीपुरम में उन्होंने देखा था कि जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम के बारे में जब हम पढ़ते हैं, नॉर्मली वर्ण सिस्टम में 4 वर्ण हम देखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन आंद्रे बेते ने श्रीपुरम विलेज में स्टडी करके उन्होंने देखा है कि वहाँ पर 3 सेगमेंट्स है कास्ट सिस्टम की, यानी कि कास्ट सिस्टम के उन्होंने 3 पार्ट्स को वहाँ पर देखा था। 3 तरीके का कास्ट है जो उस जगह पर इंपॉर्टेंट थी। एक है ब्राह्मण, फिर नॉन ब्राह्मण और आदि द्राविडास। ब्राह्मण होते हैं जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको ब्राह्मण कहा जाता है। फिर आते हैं नॉन ब्राह्मण, जो लोग ब्राह्मण कास्ट से नहीं बिलोंग करते हैं लेकिन इक्वली उनके पास थोड़ा बहुत चीज़ें होती है। और फिर आते हैं निचले वर्ग के लोग जिनको अनटचेबल्स कहा जाता है और श्रीपुरम विलेज में इन अनटचेबल्स को आदि द्राविडास कहा जाता है। ये जो 3 नाम है ये ज़रूर याद रख लीजिएगा। अब ये जो कास्ट के सेगमेंट है, सिर्फ 3 ही कास्ट के बारे में उन्होंने बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि जो श्रीपुरम विलेज है वहाँ पर और भी बहुत सारे सब कास्ट हैं। जो ब्राह्मण्स है, ब्राह्मण्स के बीच में भी और भी बहुत सारे टुकड़े हुए हैं, उनके ब्राह्मण्स के बीच में भी बहुत सारे डिवीजन देखी जाती है। लेकिन वो सारे डिवीजन हमारे लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें ये 3 जो नाम है, ब्राह्मण, नॉन ब्राह्मण और आदि द्राविडास, ये याद रखना ज़रूरी है। अब इन्हीं सारी चीज़ों के वजह से उनको क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि उन्होंने श्रीपुरम विलेज को ही स्टडी किया था और इसको स्टडी करके उन्होंने होल इंडिया के लिए जनरलाइज कर दिया था। लेकिन फिर भी आंद्रे बेते का जो कॉन्सेप्ट है, जो भी श्रीपुरम विलेज में उन्होंने जो भी चीज़ें देखी थी, उन सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इंडियन सोशियोलॉजी के लिए। अब देखते हैं आंद्रे बेते का इंपॉर्टेंट बुक्स। आंद्रे बेते ने बहुत सारे बुक्स लिखी है लेकिन इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है कास्ट, क्लास एंड पावर, जो उन्होंने तेंजोर विलेज में स्टडी किया था। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को देखा था, इंडियन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को। फिर कास्ट्स ओल्ड एंड न्यू, इनइक्वलिटी एंड सोशल चेंज, स्टडीज इन एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर। ये जो बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर भी काम किया था। वहाँ पर किस तरीके से क्लास में डिवीजन होता है, उसका क्या क्या रीजंस है, उसके बारे में भी उन्होंने बात की थी। हम आगे क्लास में एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा देखेंगे। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखी है। अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप लोग बाकी सारे बुक्स देख सकते हो, नहीं तो ये जो 4 ऊपर के बुक्स है यही सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं एनालिसिस ऑफ कास्ट। कास्ट को उन्होंने किस तरीके से देखा था। आंद्रे बेते ने कास्ट को एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश की थी। उनका जो अंडरस्टैंड करने का तरीका है वो थोड़ा अलग था। उन्होंने इंटरैक्शनल अप्रोच यूज़ किया था। इंटरैक्शनल अप्रोच यानी कि लोग किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ किस तरीके से मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, इसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। ज़्यादातर जो थ्योरिस्ट थे उस टाइम पीरियड पे वो लोग एक
यूनिडायमेंशनल अप्रोच यूज करते थे, यानी कि वो लोग देखते थे कि सिर्फ कास्ट ही जो है वो हमारी सोसाइटी का मेन पार्ट है, कास्ट के द्वारा ही बाकी सारी चीजें गाइडेड होती है। लेकिन इस चीज को बेते ने नकार दिया था और वो कहते हैं कि सोसाइटी में कास्ट के अलावा भी बाकी चीजें भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, सोशल स्ट्रक्चर में भी बाकी सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है। अब इनका जो मेजर फील्ड वर्क था वो था श्रीपुरम विलेज में, जो तेंजोर डिस्ट्रिक्ट में था, तमिलनाडु का। यहाँ पर उन्होंने एम्पिरिकल स्टडी किया था, वहाँ पर वो खुद रहकर उन्होंने फील्ड वर्क की थी और इसको उन्होंने अपने वर्क श्रीपुरम ए विलेज इन तेंजोर डिस्ट्रिक्ट में इस चीज़ को मेंशन किया था। साथ ही साथ इसी काम को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए कास्ट क्लास एंड पावर जो बुक है वो बुक लिखी थी और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है हमारी इंडिया में। अब जब हम दूसरे थिंकर्स की बात करते हैं, खासकर घुरे और लुई दोमो, ये जो थिंकर्स है ये कास्ट को देखते हैं रिचुअल एस्पेक्ट से हिसाब से, या फिर जो आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट है इसके हिसाब से देखते हैं। अब ये रिचुअल एस्पेक्ट या फिर आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है? घुरे और दोमो ये लोग कहते हैं कि जो हमारा सोसाइटी है वहाँ पर कास्ट ही सारे चीज़ों का मेन कारण है। कास्ट के द्वारा ही रिचुअल गाइडेड होते हैं, जो भी रिचुअल होती है उसके हिसाब से ही हमारे सोसाइटी में कौन कौन सी पोजीशन पे होगा, किसको किस तरीके का काम करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें डिसाइडेड होती है, यानी कि चीज़ें सारे प्री डिसाइडेड होती है, बुक्स में लिखी हुई है। लेकिन आंद्रे बेते इन सारे लोगों से थोड़ा हटके है। ये हमारी इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए एक वाइडर व्यू का रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हम सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ कास्ट के ऊपर हमारा फोकस नहीं होगा। उन्होंने इसी जगह पर वेबर का जो ट्रिनिटेरियन मॉडल है इसको अप्लाई किया था और इंडिया में उन्होंने अप्लाई करके कहा था कि सिर्फ कास्ट नहीं, कास्ट के साथ साथ क्लास और पावर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए, और इंडियन सोसाइटी में जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है उसके लिए भी ये तीनों चीज़ों को हमें इक्वली ही समझना होगा, तभी हम सोसाइटी के स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे। अब देखते हैं कास्ट क्लास एंड पावर के रिलेटेड उन्होंने क्या कहा था। अब हम आगे जो भी चीज़ें देखने वाले हैं वो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप है। मैं यहाँ पर चीज़ों को सेपरेट नहीं करूँगा, कास्ट क्लास और पावर ये तीनों को अलग अलग अगर समझाऊंगा तो आप लोगों को चीज़ें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। इस वजह से मैं इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में बताऊंगा और आखिर में थोड़ा समराइज करने की कोशिश करूँगा। अब इन्होंने कास्ट सिस्टम को स्टडी किया था। आंद्रे बेते ने कहा था कि जो हमारा सोसाइटी है इसमें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को समझने के लिए हम सिर्फ कास्ट को यूज़ नहीं करेंगे, कास्ट के साथ साथ क्लास, पावर और किनशिप की भी हमें ज़्यादा ज़रूरत है। इन तीनों चीज़ों को भी हमें समझना ज़रूरी है। किनशिप का जो वर्ड है, किनशिप जो है ये भी इक्वली ही इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ क्लास और पावर नहीं, उन्होंने किनशिप के ऊपर भी जोर दिया था। आंद्रे बेते कहते हैं कि जो हमारे इंडिया में जो भी लोग स्टडी कर रहे थे इंडियन सोसाइटी को, वो लोग ज़्यादातर सिर्फ कास्ट के ऊपर फोकस कर रहे थे, लेकिन कास्ट का जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है, किस तरीके से कास्ट बनता है, कास्ट किस तरीके से काम करता है, वहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उसमें जो इकोनॉमी और पॉलिटिक्स का रोल है, इसको ज़्यादातर लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं और इसको इग्नोर भी करते हैं। आंद्रे बेते ने कहा है कि हमारे सोसाइटी को समझने के लिए कास्ट के साथ साथ कास्ट का जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है, किस तरीके से स्ट्रक्चर में रह रहा है, खासकर इकोनॉमी और पॉलिटिकल डायमेंशंस को हमें नज़र में रखना होगा। हम इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बेते ने स्टडी करते हुए अलग अलग रिलेशनशिप को समझा था, खासकर इकोनॉमिक और पॉलिटिक के रिलेटेड चीज़ों को उन्होंने स्टडी किया था। उन्होंने अपर कास्ट और लोअर कास्ट को स्टडी किया था, वहाँ पर लैंड ओनिंग और लैंडलेस कास्ट कौन कौन है इनके बीच में डिफरेंशिएट उन्होंने करने की कोशिश की थी। साथ साथ जो जजमानी सिस्टम है, वहाँ पर जो हम जजमान और कामिन्स को देखते हैं, इनको भी उन्होंने स्टडी की थी। इन्होंने सिर्फ कास्ट को नहीं, कास्ट का जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू है और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी उन्होंने देखने की
कोशिश की थी, अलग अलग नज़रियों से, अलग अलग डायमेंशन से उन्होंने कास्ट को स्टडी की थी। इस वजह से उन्होंने देखा था कि जो सोसाइटी में सिर्फ कास्ट नहीं है, वहाँ पर हम अलग अलग तरीके का क्लास भी देखते हैं। यानी कि जो लोग एक जैसा कमा रहे हैं या फिर जिनके पास एक जैसा लैंड है, वो एक क्लास से बिलोंग करते हैं और उनका जो रहन सहन होता है, उनका जो वैल्यू सिस्टम होता है, वो भी एक जैसा होता है। और ये कास्ट और क्लास पावर के साथ भी रिलेटेड है। आंद्रे बेते ने देखा था कि जो ये कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम रियलिटी में थोड़ा अलग है। हम जो कल्चरल व्यू देखते हैं, जो हमें जीएस घुरे और लुई दूमो दिखाते हैं कि हमारे कल्चर में जिस तरीके से हो रही है कास्ट, या फिर बुक में जिस तरीके से लिखा हुआ है उस तरीके से ही सोसाइटी में चल रहा है। लेकिन बेते के हिसाब से ये इस तरीके का काम नहीं करता है। हम जिस तरीके से कल्चरल एक आइडियल टाइप देखते हैं कास्ट का, उस तरीके से हमारा सोसाइटी में रियलिटी नहीं है। कास्ट का रियलिटी थोड़ा अलग है। कास्ट हमारी सोसाइटी में थोड़ा अलग तरीके से ही फंक्शन करती है। बुक में जिस तरीके से लिखा हुआ है उस तरीके से फंक्शन नहीं करती है, ये आंद्रे बेते कहते हैं। आंद्रे बेते ने श्रीपुरम विलेज में स्टडी किया था। उन्होंने जो भी लिखावट यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कास्ट सिस्टम के रिलेटेड, वो सारे श्रीपुरम विलेज के फाइंडिंग्स ही है। वहाँ पर उन्होंने रिसर्च करके जो ज्ञान इकट्ठा किया था। यहाँ पर उन्होंने देखा था कि जो ब्राह्मण्स है, हम क्या जानते हैं, जो बाकी के थिंकर है वो लोग मानते हैं कि जो ब्राह्मण्स है वो बाकी लोगों से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो लोग रिचुअली हाई होते हैं। यहाँ पर रिचुअली अपने आप को बेहतर दिखाते हैं, इस वजह से वो लोग अपने आप को खुद को दूर रखते हैं बाकी सारे कास्ट से। लेकिन आंद्रे बेते कहते हैं कि उन्होंने श्रीपुरम विलेज में देखा है कि सिर्फ ब्राह्मण्स ही नहीं है जो अपने आप को दूर रखते हैं। जो डिप्रेस्ड क्लास है, जिनको हम अनटचेबल कहते हैं, जिसको आदि द्राविडांस भी कहा जाता है, वो भी अपने आप को खुद को ब्राह्मण से दूर रखते हैं। यहाँ पर थोड़ा अलग है कॉन्सेप्ट। जो आदि द्राविडांस है वो भी अपने आप को ब्राह्मण से दूर रखते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि अगर वो लोग ब्राह्मण्स के कांटेक्ट में आएंगे या फिर ब्राह्मण्स का जो भी तौर तरीका है उसको अगर वो लोग अपनाएंगे तो उनके लिए ये एक मिसफॉर्चून होगा, यानी कि उनके लिए कोई गलत होगा या फिर उनके लिए कोई खराब चीज हो सकती है अगर वो लोग ब्राह्मण्स को फॉलो करें या फिर ब्राह्मण्स के साथ मिक्स हो जाए। इस वजह से आदि द्राविडांस जो है वो अपने आप को सेपरेट ही रखते हैं ब्राह्मण से। इस वजह से जो प्रीवियस जो थिंकर्स थे जैसे घुरे और दूमो, इनका जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पर जो हमारे कल्चरल व्यू या फिर जो रिचुअल के हिसाब से देखा जाता है, वहाँ पर ब्राह्मण्स को हमेशा सुपीरियर माना जाता है। ब्राह्मण्स को सुपीरियर मानकर ही बाकी सारी सोसाइटी को देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ब्राह्मण्स ही अपने आप को सुपीरियर मानकर बाउंड्री मेंटेन नहीं करते हैं। उन्होंने श्रीपुरम विलेज में देखा है कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो भी अपने आप को अलग रखने की कोशिश करते हैं। वो लोग भी अपने जो बाउंड्री है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से उन्होंने कहा था कि जो संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट है, जो हम देखते हैं कि लोअर कास्ट के लोग अपर कास्ट के चीज़ों को फॉलो करते हैं, उनका रहन सहन को फॉलो करते हैं, ये जो संस्कृताइजेशन का प्रोसेस है ये भी बहुत ही कम हो रहा है। श्रीपुरम विलेज में संस्कृताइजेशन देखी नहीं जाती है और जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो अपने एक बाउंड्री मेंटेन करके रहते हैं। खासकर जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो अपने आप को एक बाउंड्री में रखते हैं ताकि वो ऊपर के ब्राह्मण से मिक्सअप ना हो। उन्होंने देखा था कि ब्राह्मण्स जो है वो भी ब्राह्मण्स के बीच में भी बहुत सारे सब कास्ट थे जो अपने आप को अनइक्वल ट्रीट करते हैं। यहाँ पर कुछ ब्राह्मण्स ऐसे हैं जो अपने आप को ऊपर का दर्जा देते हैं, कुछ ब्राह्मण्स ऐसे हैं जो निचले वर्ग का दर्जा अपने आप को देखते हैं। इस तरीके से बहुत सारे सब टाइप्स उन्होंने श्रीपुरम विलेज में देखा था। उन्होंने देखा था कि जो ब्राह्मण्स है, ब्राह्मण्स को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है वैदिक ब्राह्मण्स, दूसरा है नॉन वैदिक ब्राह्मण्स। वैदिक ब्राह्मण्स में भी दो टाइप है, आयंगर्स और आयर्स।
और नॉन वैदिक ब्राह्मण्स में भी दो टाइप्स है, भट्टाचारी और आचरकर्स। इस तरीके से इसमें भी हम और भी सब डिवीजन देखते हैं। यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि जो आंद्रे बेते हैं उन्होंने श्रीपुरम विलेज में देखा था कि जो हम नॉर्मली वर्ण सिस्टम को पढ़ते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस तरीके का कास्ट सिस्टम हम नहीं देखते हैं, वर्ण सिस्टम नहीं देखते हैं, हम रियलिटी में इससे थोड़ा हटकर देखते हैं। उन्होंने श्रीपुरम विलेज में देखा था कि ब्राह्मण्स के बीच में भी और भी बहुत सारे डिविजन्स है, इसको उन्होंने फॉलो किया था। उन्होंने देखा था कि जो आयंगर ब्राह्मण्स है वो अपने आप को रिचुअली प्यूरेस्ट मानते हैं, यानी कि वो अपने आप को ऊपर का दर्जा देते हैं बाकी ब्राह्मण्स के हिसाब से। इस वजह से हर जो कास्ट है उस कास्ट के बीच में भी बहुत सारा कन्फ्लिक्ट होता है। यहाँ पर भी कोई अपने आप को ऊपर का दर्जा देता है, कोई अपने आप को निचले वर्ग का दर्जा देता है। हर जगह पर हमें इनइक्वलिटी देखने को मिलता है। इस वजह से अगर हम सिर्फ कास्ट का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, कास्ट का पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोसाइटी का जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है या फिर सोशल स्ट्रक्चर है, इसको हम समझ नहीं सकेंगे। हमें कास्ट के साथ साथ क्लास और पावर का भी यूज करना होगा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और सोशल स्ट्रक्चर को समझने के लिए। आंद्रे बेते देखते हैं कि हमारा जो सोसाइटी है वो उस टाइम पीरियड पर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो गई थी। वहाँ पर एजुकेशन लगभग हर जगह पर पहुँचना स्टार्ट हो गई थी। मॉडर्न एजुकेशन के आने के वजह से जो आदि द्राविडियंस यानी कि जो अनटचेबल्स थे वो भी एजुकेशन का एक्सपोजर ले रहे थे। एजुकेशन लेकर वो अपने आप को व्हाइट कॉलर जॉब्स में इन्वॉल्व कर रहे थे। ये सारे जॉब्स के वजह से उनके पास भी थोड़ा बहुत पैसा होने लगा था। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो विलेज था, श्रीपुरम विलेज था, वहाँ पर मार्केट में लोगों का लेन देन बढ़ने लगा। जो ब्राह्मण्स थे वो लोग भी अपनी जमीनें बेच रहे थे आदि द्राविडांस को, और आदि द्राविडांस जो थे वो भी ब्राह्मण्स का जगह अपने खरीद रहे थे। इस तरीके से हम एक ओपन मार्केट का सिचुएशन देखते हैं जहां पर लैंड का डिवीजन हो रहा था, लैंड को एक इंसान से दूसरे इंसान में बेचा जा रहा था। यहां पर इस चीज के वजह से बेते देखते हैं कि जो विलेज में जो स्ट्रक्चर है, विलेज के ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है, उसमें धीरे धीरे बदलाव आ रही थी। खासकर जो कास्ट का जो स्ट्रक्चर है ये ओपन मार्केट के वजह से धीरे धीरे बदल रही थी। कास्ट के स्ट्रक्चर में भी बदलाव आ रहे था। अब ये जो स्ट्रक्चर में हम बदलाव देख रहे थे, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसके वजह से कास्ट के स्ट्रक्चर में हम बदलाव देखते हैं। इसी बदलाव के वजह से विलेज का जो पावर स्ट्रक्चर है उसमें भी हम बदलाव देखते हैं, क्योंकि पहले सिर्फ जो हायर कास्ट के लोग थे उनके पास ही पावर था, लेकिन धीरे धीरे जो लोग एक हायर क्लास से बिलोंग करने लगे, यानी कि जिनके पास पैसा होने लगा, जो एक बेटर ऑफ जिंदगी जी रहे थे, इस तरीके के लोगों के पास धीरे धीरे पावर स्ट्रक्चर बदलने लगा और उनके पास भी पावर आने लगा। इस वजह से वो कहते हैं कि कास्ट एलोन इज नॉट द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ स्टेटस एंड पावर, यानी कि सिर्फ कास्ट अकेला नहीं है जिसके द्वारा हमारे सोसाइटी में स्टेटस को जज किया जाएगा या फिर किसी का पोजीशन जज किया जाएगा। कास्ट के साथ साथ हमें स्टेटस और पावर को भी देखना होगा कि उसका पोजीशन किस जगह पर है। ये तीनों चीजें मिलकर ही डिसाइड करेगी। बेते ने फॉलो किया था कि जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है वो धीरे धीरे कम हो रही थी। कास्ट ग्रुप्स अपने आप को जिस ट्रेडिशन में रखने वाले थे, उनको जिस ट्रेडिशन में रहना था, वो अब छोड़कर दूसरे ट्रेडिशन को अपनाने लगे, दूसरे ऑक्यूपेशन में काम करना स्टार्ट कर रहे थे। जैसे ब्राह्मण्स का मेन काम था प्रीस्टरीहुड का काम, लोगों को पढ़ाना, शिक्षा देना और साथ ही साथ पूजा पाठ करना उनका मेन काम था। लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि ओपन मार्केट के वजह से धीरे धीरे जो ब्राह्मण्स थे वो गवर्नमेंट जॉब्स में
अपना हिस्सा देने लगे, वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स करने लगे, साथ ही साथ वो लोग एग्रीकल्चर को भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए थे। इस तरीके का बदलाव हम कास्ट के ग्रुप्स में, अलग अलग ग्रुप्स में भी देख सकते हैं, जहाँ पर जॉब्स के वजह से लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल रहे थे और कास्ट स्ट्रक्चर में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आ रही थी। इन सारी चीज़ों के वजह से कास्ट, क्लास एंड पावर में जो सिस्टम था, पहले जो इंटर रिलेशन हम देखते थे, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हम आज के टाइम पर देखते हैं, क्योंकि पुराना टाइम पीरियड पर इतना ज़्यादा जॉब नहीं था, एजुकेशन सिस्टम नहीं था, वहाँ पर कास्ट, क्लास और पावर का जो सिचुएशन था वो एक हार्मोनियस सिचुएशन पे था। लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी बदलती गई और सोसाइटी में बहुत सारे बदलाव ऐसे आते गए, जिसके वजह से कास्ट, क्लास और पावर का जो नोशन है वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा बदलता गया। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसके वजह से इसमें बदलाव हम देखते हैं, जैसे एजुकेशन में ग्रोथ, सेकुलराइजेशन का प्रोसेस, फिर ऑक्यूपेशनल चेंज, माइग्रेशन, पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी, ये सारे चीज़ों के वजह से, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से हम देखते हैं कि कास्ट, क्लास और पावर में अब बदलाव आ रही है। खासकर जो कास्ट सिस्टम है उसका जो स्ट्रक्चर है वो बदल रहा है। यहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो रहे हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, साथ ही साथ जहाँ पर जॉब किया जा रहा है वहाँ पर भी एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। इस वजह से लोगों के बीच में वैल्यूज़ का भी एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पर जजमानी सिस्टम के डिक्लाइन के साथ साथ जो एक हायरार्किकल ग्रेडेशन था कास्ट का, वो भी खत्म हो गया था, क्योंकि जजमानी सिस्टम में एक ग्रुप होता था जजमान, दूसरा होता था कामिन्स। यहाँ पर जजमानी सिस्टम के खत्म होने के बाद इस तरीके का कोई ग्रुप नहीं रहा था और कोई हायर कास्ट, कोई हायर ग्रुप और कोई लोअर ग्रुप नहीं था। इस वजह से हम देखते हैं कि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है, जिसके पास जितना ज़्यादा लैंड है, वो ही ज़्यादातर पावरफुल होता है और साथ ही साथ उसके पास स्टेटस भी ज़्यादा रहता है। इस वजह से कास्ट का जो ग्रेडेशन है वो भी दिन ब दिन उसमें भी गिरावट आती है और स्ट्रक्चर में हम बदलाव देखते हैं। एंद्रे बेते ने ऑब्जर्व किया था कि ये जो पावर है, पावर में भी बहुत ज़्यादा शिफ्ट देखी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो पहले डोमिनेंट कास्ट थी, एक जगह पर जो भी कास्ट एक डोमिनेंट कास्ट था वो धीरे धीरे बदलता गया, फिर वहाँ पर और एक कास्ट आया जो उस जगह को डोमिनेट कर रहा था, वहाँ पर डोमिनेंट कास्ट बना। इसी तरीके से कास्ट स्ट्रक्चर में भी बदलाव हम देख रहे थे। वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग, खासकर जो पंचायत और पॉलिटिकल पार्टीज है, इन सारे चीज़ों के इन्फ्लुएंस के वजह से, इन सारे इंस्टीट्यूट के इन्फ्लुएंस के वजह से लोगों में बदलाव आ रही थी और कास्ट के स्ट्रक्चर में बदलाव आ रही थी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए लोगों को मोबिलाइज कर रही थी। जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको भी इम्पोर्टेंस देने लगी थी। साथ ही साथ पंचायत में भी अलग अलग लोगों का इन्फ्लुएंस होने लगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो कास्ट, क्लास एंड पावर का नोशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव देखी जाती है। अब आंद्रे बेते का जो कास्ट, क्लास एंड पावर का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हमने क्या देखा है, जो कास्ट है, कास्ट में हम बहुत सारे बदलाव देख रहे थे और इसी बदलाव के वजह से हम अलग अलग क्लासेस का फॉर्मेशन देख रहे हैं सोसाइटी है, जहाँ पर किसी के पास ज़्यादा पैसा है वो एक क्लास से बिलोंग कर रहा है और जिसके पास कम पैसा है वो और एक क्लास से बिलोंग कर रहा है। इस वजह से सोसाइटी में क्लास भी इक्वली इंपॉर्टेंट होने लगा। साथ ही साथ हम पंचायत और पॉलिटिकल पार्टीज के वजह से पावर स्ट्रक्चर में भी बदलाव देखते हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज में जो निचले वर्ग के लोग हैं वो नेता बन रहे थे। इस तरीके से कास्ट, क्लास और पावर, ये तीनों चीज़ें इंटर रिलेटेड है। किसी भी सोसाइटी में अगर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें या फिर सोशल स्ट्रक्चर में बदलाव की बात करें, ये तीनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम आज के टाइम पीरियड पर भी आंद्रे बेते का ये जो काम है, ये कास्ट, क्लास और पावर का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सोसाइटी को समझने के लिए। अब देखते हैं आंद्रे बेते ने एग्रीडियन स्ट्रक्चर के बारे में किस तरीके का बात बताई है। अब यहाँ पर एग्रीडियन स्ट्रक्चर यानी कि गांव में किस तरीके का क्लास का फॉर्मेशन है, इसके बारे में यहाँ पर हम बातें करेंगे। आंद्रे बेते के हिसाब से हम जो क्लास है, क्लास को
कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। हमें कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास को समझना है। एग्रीरियन क्लास जो होता है, इसको अगर हम समझेंगे तो सिर्फ ओनरशिप क्राइटेरिया से नहीं समझ सकेंगे। ओनरशिप क्राइटेरिया यानी कि किसके पास कितना ज़्यादा ज़मीन है, इसके हिसाब से हम सिर्फ इनको नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए हमें दूसरा और एक क्राइटेरिया यूज़ करना होगा, वो है लैंड यूज़ क्राइटेरिया। यानी कि ओनरशिप किसके पास लैंड है, साथ ही साथ कौन लैंड किस तरीके से जमीन को यूज कर रहा है, इसको भी हमें देखना होगा। ये दोनों चीजों को हम मिक्स कर ही एग्रीरियन क्लास को समझ सकते हैं। एंद्रे बेते के हिसाब से रूरल जो स्ट्रेटिफिकेशन का पैटर्न है, इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एक है लैंड कंट्रोल और दूसरा है लैंड मैनेजमेंट। यहाँ पर कौन लैंड को कंट्रोल कर रहा है ये भी हमें देखना है, और साथ ही साथ लैंड को किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, इसको भी हमें फोकस में रखना है। ये सारे चीज़ों को उन्होंने ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा था कि ये जो हमारी सोसाइटी है, एग्रीरियन स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 3 पैटर्न के द्वारा हम प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को समझ सकते हैं। यानी कि जो भी ज़मीन है, ज़मीन में जो भी प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, इसको हम 3 पैटर्न में समझ सकते हैं। एक है फैमिली लेबर, फिर हायर्ड लेबर और टेनेंसी। फैमिली लेबर यानी कि जो भी लोग फैमिली को यूज़ करके अपने ज़मीन में काम कर रहे हैं, यहाँ पर इसको कहा जाता है फैमिली लेबर। फिर अगर कोई दूसरों से हायर करके यानी कि दूसरों को अपने ज़मीन में काम कराता है, उसको कहा जाता है हायर्ड लेबर। और तीसरा जो पैटर्न है वो है टेनेंसी, यानी कि कोई भी एक इंसान जब ज़मीन भाड़े पर लेकर उसको खेती करेगा, उसको कहा जाता है टेनेंसी। इन 3 तरीके का उन्होंने प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन देखी थी। यहाँ पर लोग अलग अलग पैटर्न के ज़रिए अपने लैंड के ऊपर काम कराते हैं या फिर दूसरों के लैंड के ऊपर काम करते हैं। ये जो एग्रीरियन स्ट्रक्चर है, इस एग्रीरियन स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी आंद्रे बेते ने। अब एग्रीरियन स्ट्रक्चर के बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स है, बहुत सारे अलग अलग थिंकर है जिन्होंने अलग अलग तरीके से एग्रीरियन स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था। लेकिन यहाँ पर आंद्रे बेते का जो भी कॉन्सेप्ट है, आप लोग थोड़ा ध्यान से रखिएगा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है ओनरशिप क्राइटेरिया और लैंड यूज क्राइटेरिया। ये 2 क्राइटेरिया के बेसिस पे उन्होंने एग्रीरियन क्लास को डिवाइड किया था। तो आज के क्लास में हमने कोशिश की है कि आंद्रे बेते के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो हमें क्लियर हो जाए। खास करके एग्जाम के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कास्ट सिस्टम, यानी कि जहाँ पर हमने कास्ट, क्लास और पावर का कॉन्सेप्ट देखा है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और हमने एक चार्ट देखी थी। अगर आप चार्ट को भी याद कर लोगे तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क मिल सकते हैं। और पूरी की पूरी जो भी टॉपिक हमने पढ़ी है वो उस चार्ट से ही आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि क्लासेस कैसे चल रही है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये जो वीडियो है इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।